हेलो एवरीवन, वेलकम टू ये स्कूल। रिसेंटली आपने न्यूज में जॉर्ज सोरस के बारे में तो सुना ही होगा, जो भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय लोकतंत्र की आलोचना करते हुए नजर आए हैं। वैसे जब आप पब्लिक फिगर होते हैं तो आलोचना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार इतना हंगामा मचा हुआ है और हर तरह खबरों में जॉर्ज सोरोस छाए हुए हैं। ऊपर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि जॉर्ज सोरोस एक बहुत ही सहृदय बिजनेसमैन है जिन्होंने अपनी मैक्सिमम नेटवर्थ दान कर दी है। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा रिसर्च करते हैं तो आपको पता लगता है कि जॉर्ज सोरोस उस दौलतमंद इंसान का नाम है जो खुद सिर से पांव तक अनैतिक कार्यों में लिप्त है, लेकिन दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर साहब ने अपने जवाब में सोरोस को कहा है कि वो एक ओल्ड, रिच और डेंजरस व्यक्ति हैं, और जयशंकर सर अपनी बात में बिल्कुल सही भी हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जॉर्ज सोरोस कौन है और उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, कैसे जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को लगभग बर्बाद कर दिया, क्या जॉर्ज सोरोस का पास में नाजी कनेक्शन था, और स्पेकुलेटिव अटैक के थ्रू उन्होंने थाई बात और बाकी एशियन करेंसीज को कैसे नुकसान पहुंचाया, और सबसे अंत में हम जानेंगे कि अचानक जॉर्ज सोरोस भारत के बारे में इतने चिंतित क्यों हो गए हैं। लेकिन इससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे भी कर दें। इससे हमें हेल्प और मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकें। आइए शुरू करते हैं। जॉर्ज सोरोस का जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। वो एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर और बिजनेसमैन है, लेकिन वो खुद को फिलोसोफर और सोशल वर्कर कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जब हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में वो बुडापेस्ट छोड़कर लंदन आ गए। यहाँ उन्होंने रेलवे कुली से लेकर एक क्लब में वेटर का काम भी किया है। इसी दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए। यहाँ आकर उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा और अपनी किस्मत बदली। 1973 में उन्होंने सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। उनका दावा है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर हैं। फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक इस समय जॉर्ज सोरोस की नेटवर्क $6.7 बिलियन है। भारतीय करेंसी के हिसाब से ये 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बैठती है। हालांकि सोरोस की संपत्ति पहले की तुलना में काफी कम हो गई है। इसकी वजह ये हो सकती है कि वो अपनी पर्सनल वेल्थ का बड़ा हिस्सा दान कर चुके हैं। सोरोस खुद को जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं। उनकी वेबसाइट पर दावा किया है कि सोरोस अब तक अपनी पर्सनल वेल्थ से $32 बिलियन जरूरतमंदों की मदद के लिए दे चुके हैं। वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन चलाते हैं और उसी के थ्रू अपना वो सारा डोनेशन वगैरह करते हैं। बट कैच यहाँ पे ये है कि उन पर दुनिया के कई देशों की राजनीति और समाज को प्रभावित करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगता रहता है। उन पर दुनिया की कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कई देशों में चुनावों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की है। यही कारण है कि यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर भारी जुर्माना लगाकर पाबंदी लगा दी गई। जॉर्ज सोरोस ने कहा है कि उद्योगपति अडानी के साम्राज्य में जो उथल पुथल मची हुई है उसके बाद नरेंद्र मोदी को अपनी संसद में जवाब देना होगा और इससे भारत में लोकतांत्रिक परिवर्तन का रास्ता खुलेगा। सोरोस ने कहा है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, लेकिन नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। मोदी के तेजी से बड़ा नेता बनने के पीछे अहम वजह मुस्लिमों के साथ की गई हिंसा है। सोरोस ने कहा कि भारत क्वाड का मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी उसके साथ हैं, लेकिन भारत इसके बावजूद रूस से बड़े डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है और मुनाफा कमा रहा है। जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने जिस अकूत दौलत के दम पर दुनिया भर में कुछ दखल देते हैं वो अभी अनैतिक साधनों से जुटाया गया है। वर्ष 2002 में फ्रांस की अदालत ने सोरोस को अनैतिक और अनाधिकृत व्यापार का दोषी पाया था, इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि अपराध है हर देश में। इसके लिए फ्रेंच कोर्ट ने सोरोस पर $23 लाख का जुर्माना लगाया था। जब उन्होंने फ्रांस की सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती दी तो उसने भी सोरोस का जुर्माना बरकरार रखा। तो सबसे पहले जो एक बहुत ही मुख्य घटना हुई थी यूके के इतिहास में, कैसे जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को लगभग बर्बाद कर दिया। साल था 1992 और इस घटना को ब्लैक वेंसडे के नाम से जाना जाता है। जिस तरह से भारत में रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई काम करता है, उसी तरह ब्रिटेन में बैंक ऑफ इंग्लैंड काम करता है फेडरल बैंक के तौर पर। सोरोस पर आरोप लगते हैं कि हेज फंड मैनेजर ने एक समय पर ब्रिटिश करेंसी जो कि पाउंड है उसको शॉर्ट कर $1 बिलियन का मुनाफा कमाया था। यह साल 1992 की घटना है। उसके बाद से बहुत सारी जगह पर भी इन्होंने शॉर्ट सेलिंग के थ्रू जो करेंसीज थी उनको नुकसान पहुंचाया और खुद के लिए मुनाफा कमाया। जब एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि क्या उनको इस बात का दुख है, क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो आम लोगों के जीवन पर भी उसका बहुत बुरा असर पड़ता है, तो सोरोस ने कहा कि नहीं, मैं एक बिजनेसमैन हूं और मैं उसको उस नजरिए से नहीं देखता हूं, मैं इसको मानवीय नजरिए से नहीं देखता हूं। अब आप इनकी बात से समझ सकते हैं, ठीक है, कि पैसा बनाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये क्या करेंगे कि पहले एक स्पेकुलेटिव कुछ भी रूमर्स या फिर कुछ भी इस तरह की रिसर्च लीक करके या कोई बयान दे करके पहले करेंसी को शॉर्ट करेंगे और उससे मुनाफा कमाएंगे। इन पर समय समय पर आरोप लगते रहते हैं कि ये नाजी सिंपैथाइजर हैं और उसका कारण है 1998 में दिया गया उनका एक बयान। जर्मनी और हंगरी 1944 तक एलाइज थे और नाजी हंगरी में थोड़ा लेट पहुंचे और आते ही उन्होंने जो फाइनल सोल्यूशन प्लान था उसको स्टार्ट कर दिया, यानी कि जूझ का खात्मा। सोरोस के पिता जो उस समय लॉयर थे, उन्होंने अपने परिवार के लिए कहीं से क्रिश्चियन आइडेंटिटी का इंतजाम कर लिया और बाद में जॉर्ज सोरोस ने अपने 1998 में बयान के इस बात को कंफर्म किया कि जब नाजी पार्टी वाले लोग जूझ की प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर रहे थे, यानी जब्त कर रहे थे, तो उन्होंने इस काम में उनकी हेल्प की थी और उन्हें इस बात का कोई अफसोस या गिल्ट महसूस नहीं हुआ। अब देखिए, उस समय जॉर्ज सोरोस की उम्र लगभग 14 साल की थी और कहा जा सकता है कि शायद उन्होंने ये सब अपने को बचाने के लिए किया हो। इस आरोप का एक कारण यह भी है कि जॉर्ज सोरोस डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर
हैं और उनके मेजर डोनर हैं। समय समय पर आप देखेंगे कि रिपब्लिकन जो सांसद हैं, सेनेटर्स हैं, वो लोग इनके ऊपर इस इल्जाम को लगाते रहे। अब बात करते हैं जो स्पेकुलेटिव अटैक था थाई बात पे। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाद सोरोस लेड एक और स्पेकुलेटिव अटैक हुआ, जिसकी वजह से थाईलैंड की करेंसी बहुत ही ज्यादा गिर गई डॉलर के मुकाबले। खुद सोरोस के अनुसार उन्होंने और उनकी कंपनी ने पहले ही 1995 की जनवरी में जो एशियन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी उसकी भविष्यवाणी कर दी थी और फिर उन्होंने सभी मुद्रा में खरीदारी करना शुरू कर दिया। फरवरी 1992 में थाई बात पिछले 10 वर्षों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, जब थाई सरकार ने आखिरकार समस्या को देखा और पलटवार शुरू किया। लेकिन थाई सरकार को यह पता नहीं था कि 1997 की शुरुआत में जो इंटरनेशनल प्लेयर थे उन्होंने बड़े पैमाने पर अमेरिकी डॉलर खरीदे हैं और विदेशी मुद्रा लेन देन को आगे बढ़ाने के लिए थाई बात को बेच दिया था। मई 1997 के अंत में थाई बात अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, यानी कि $1 26.6 थाई बात। खरीदारी और बिक्री के दौरों के बाद थाईलैंड इसे जारी रखने का जो रिस्क था वो नहीं उठा सकता था, क्योंकि उनका सेंट्रल बैंक पहले से ही $60 to $70 बिलियन तक स्पेंड कर दिया था। फाइनली यह वॉर समाप्त हुई और सोरोस और उनके जो साथी थे उन्होंने जमकर पैसा बनाया इसमें। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ थाई बात के साथ ऐसा भी किया, जापानीज येन के साथ भी किया, युआन के साथ भी किया और भी कई जगह उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके करेंसी की जमकर पैसा बनाया। अब समझते हैं कि अचानक जॉर्ज सोरोस भारत के बारे में इतने चिंतित क्यों हो गए हैं। कुछ तो है जो जॉर्ज सोरोस और उनके साथियों को चाहिए और जो मोदी गवर्नमेंट उन्हें नहीं दे रही है। जियो पॉलिटिक्स में और ग्लोबल पॉलिटिक्स में समझना जरूरी है कि ये सब चीजें अचानक और यूं ही नहीं होती हैं। आप ये भी समझिए कि बिजनेसमैन को एक बात से मतलब होता है और वो है प्रॉफिट। और जॉर्ज सोरोस तो मशहूर है करेंसी शॉर्ट करने के लिए और मुनाफा बनाने के लिए। जापानीज येन, चाइनीज युआन एवं थाई बात बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ इस इंसान ने जो एशियन इकोनॉमी थी उसको कितना नुकसान पहुंचाया है पास्ट में। नरेंद्र मोदी से पहले 2 दशक से ज्यादा भारत में जो कोalition गवर्नमेंट थी वो रही और उसमें मजबूत नेतृत्व का अभाव था। जब आप मिलीजुली सरकार चला रहे होते हैं तो आप टफ डिसीजन नहीं ले सकते। जब लीडरशिप कमजोर होती है तो उसको हैंड ट्विस्ट करना आसान होता है पॉलिसी इश्यूज पर। 2014 में भारत को नरेंद्र मोदी के रूप में एक मजबूत नेता मिला और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। और ऐसा लगता है कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोग अपनी बात अब मनवा नहीं पा रहे हैं। सोरोस उस समय के बिलियनियर हैं जब इंटरनेट मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था और पैसे के साथ नैरेटिव बनाना बहुत आसान था। कहा जाता है कि सोरोस एंड कंपनी जो थी वो देशों की सरकार बदलवा देते थे अगर उनके मन मुताबिक काम नहीं हुआ तो। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जो कि बहुत ही रिसेंट है। एलन मस्क एक जाने माने बिजनेसमैन है और उनकी कंपनी है टेस्ला जो इलेक्ट्रिक कार बनाना चाहती है। एलन मस्क चाहते थे कि वो अपनी कार को इंडिया में बेचें, लेकिन कार वो बना रहे हैं चीन में। जब अप्रूवल्स की बात आई तो जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने मना कर दिया। उनका जो मना करने का कारण था वो भी उचित था। उन्होंने कहा कि आप चीन में कार बनाकर भारत में नहीं बेच सकते हैं। अगर आपको इंडिया की मार्केट चाहिए तो आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करिए, हम आपको सारी सहूलियत देंगे और फिर आप यहाँ अपनी कार बेच सकते हैं। इस तरह से एलन मस्क के हाथ से भारत जैसा बड़ा बाजार निकल गया। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, क्या एलन मस्क को ये बात अच्छी लगी होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो चाहेंगे कि कोई ऐसी सरकार आए जो बिना सर टेस्ला को भारत में आने दे? बिल्कुल चाहेंगे। तो अगर आप एलन मस्क को नितिन गडकरी की या भारत सरकार की बुराई करते हुए देखें तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको वो सारी चीजें नहीं मिली जो उन्हें चाहिए थी। अब बात करते हैं पिछले कुछ दिनों में जो 3 नेगेटिव न्यूज आई हैं जो भारत को नेगेटिव लाइट में दिखाती हैं। पहली है हिंडनबर्ग रिपोर्ट, दूसरी है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री और तीसरी है जॉर्ज सोरोस का बयान। देखिए, हिंडनबर्ग सर्च एजेंसी है, ये तो पूरी दुनिया में ख्यात है कि ये शेयर्स को शॉर्ट करके मुनाफा बनाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि न्यूज के पहले ये लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी जो जिसमें थोड़ा रिस्की अफेयर होता है या फिर ऐसा लगता है कि हाँ मतलब इसको वो लोग नीचे गिरा सकते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उस कंपनी में न्यूज से पहले उसके शेयर्स बोरो कर लेते हैं और एक बहुत अच्छी पोजीशन बना लेते हैं। फिर ये अपनी न्यूज के थ्रू जो उनका पूरा जो नेगेटिव इकोसिस्टम होता है मीडिया के थ्रू या बाकी एजेंसीज के थ्रू उसको पूरा फैला देते हैं। जब न्यूज मार्केट में आती है तो आपको पता ही है कि शेयर मार्केट सेंटीमेंट्स पे चलता है। लोग उस शेयर से एग्जिट करना शुरू कर देते हैं और थोड़े ही टाइम में ऐसा होता है कि वो 50, 60 और 70% तक डाउन हो जाता है शेयर। तब ये क्या करते हैं कि कम प्राइस में जो बोरो किए हुए शेयर्स हैं उनको खरीद करके वापस कर देते हैं और बीच में जो मार्जिन होता है वो इनका मुनाफा होता है। तो अगर अडानी की शेयर्स की बात करें, मान लीजिए अडानी का कोई शेयर 1000 रुपए का है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उसके बाद से उसमें 50 से 70% तक की गिरावट आई थी। अब मान लीजिए वो 1000 से आ गया 300 रुपए, तो इन्होंने बोरो कितने पे किया था? 1000। अब ये वापस कितने पे कर रहे हैं? 300 पे। तो बीच में जो 700 रुपए पर शेयर हो गया, ये इन्होंने प्रॉफिट बना लिया। अब यहाँ पे मैं एक्चुअल शेयर की प्राइस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब यही हुआ अडानी के साथ, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से शॉर्ट सेलिंग की और फायदा बनाया। अब अगर मजेदार बात यह है कि अब अगर इनकी वेबसाइट देखें तो इनकी वेबसाइट पर इनका एड्रेस तक नहीं पड़ा हुआ है और इनका कोई फोन नंबर तक नहीं है जिसपे लोग कॉल करके कुछ जानकारी ले सकें। और ये लोग बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, राइट, और अकाउंटेबिलिटी की। अब यही काम जो है जॉर्ज सोरोस करते हैं करेंसी को शॉर्ट करके। इन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनके इस रूमर और स्पेकुलेशन से कितने लोगों का पैसा डूब गया है और कितने बर्बाद हो गए। जॉर्ज सोरोस के खिलाफ इनकी खुद की जो होम कंट्री है हंगरी, उसमें स्टॉप सोरोस कैंपेन चलाया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितना नेगेटिव आदमी रहा होगा। और जब ऐसे लोग ज्ञान देते हैं एथिक्स, मोरालिटी और डेमोक्रेसी जैसे विषयों पर तो हंसी आ जाती है। जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है लेकिन नरेंद्र मोदी एक लोकतांत्रिक नेता नहीं है। अब इन महोदय की 92 ईयर्स की एज हो गई है, भूलना स्वाभाविक है।
भारत एक लोकतंत्र है और मोदी जी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आए नेता हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता कि मैंने सोच लिया कि मैं पीएम बनूंगा, अगले दिन मैं बन गया। अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार जी कब के पीएम बन गए होते। अब बात करते हैं जो दूसरी बड़ी न्यूज थी, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री। केस कितना पुराना था? 20 साल पुराना केस, जिसमें इंक्वायरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया कि नरेंद्र मोदी निर्दोष है। और ये सब कब हुआ? जब बीजेपी की सरकार नहीं थी, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन नहीं, बीबीसी वाले नहीं मानेंगे। वो एक व्हाइट और इंग्लिश संस्था है, राइट, और उनका वो समझते हैं कि उनका हक है कि वो बताएंगे कि सच क्या है। वो अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे और फिर वो बताएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। अगर आप तीनों न्यूज की टाइमिंग को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक सोची समझी साजिश है और हम लोगों को इन जैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। सारी न्यूज एक ही टाइम पर क्यों आ रही है? हिंडनबर्ग का जो न्यूज थी वो अडानी के एफपीओ के पहले ही क्यों आया? जॉर्ज सोरोस का एक ऐसा मुद्दा है जिसके मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का लगभग सिमिलर स्टैंड है और उन्होंने बोला है कि भैया तुम दूर रहो यहाँ से। और जॉर्ज सोरोस को हमारी तरफ से भी निवेदन है कि अब भी आप समझ जाइए, भारत वो पहले वाला भारत नहीं है कि आप एक बयान देंगे और ये नीचे गिर जाएगा। अब भारत जो है विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और भारत में वो सामर्थ्य है कि वो इस तरह की चीजों को हैंडल कर सकता है। आगे आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हमेशा की तरह थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।